नमस्कार। हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज की प्रस्तुति इस लिहाज से बेहद खास है क्योंकि आज हम उनकी बात करने वाले हैं जिन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावना इस सब्जेक्ट को दुनिया के सामने रखा, इसे कैसे जिया जाता है इसे दुनिया के सामने बताया। जब पूरा विश्व भारत को एक गरीब, गुलाम और पिछड़े देश के रूप में देख रहा था, तब एक सन्यासी उठा। उसने शिकागो में बड़े दम के साथ खड़े होकर न केवल भारत की आवाज बुलंद की, बल्कि दुनिया को बताया कि ये देश केवल एक भूखंड नहीं है, एक संस्कृति, एक दर्शन और मानवता की अंतिम आशा है। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, वो भारत की आत्मा के विश्व दूत भी हैं, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को मंच पर खड़े होकर जी कर दिखाया और पश्चिम को बताया कि जो तुम आज सोच रहे हो वो भारत हजारों साल पहले से जी रहा है। आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है और आज के इस विशेष दिन पर सवाल यही है कि क्या भारत आज भी स्वामी विवेकानंद जी के बताए मार्ग पर चल रहा है? क्या आज का सेक्युलर भारत उस सन्यासी के सपनों से मुंह मोड़ रहा है जिन्होंने कहा था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं? क्या स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्र धर्म आज की राजनीति की किताबों में सिर्फ एक कोट बनकर रह गया है? आज का युवा क्या ये जानता भी है कि निकोला टेस्ला से लेकर लॉर्ड केल्विन तक, आइंस्टीन तक, ये सब भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी से ही प्रेरित थे? क्या था स्वामी विवेकानंद जी का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और क्या वो इन्फ्लुएंस आज भी हमारी चेतना को जगा रहा है? आज इसी पर खुलकर बात करेंगे और इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा जी आज हमारे स्टूडियो में हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ललित जी, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। जन्म जयंती की बातें तो हर कोई करता है, पुण्यतिथि को अक्सर लोग भूल जाया करते हैं और आज उस पुण्य आत्मा की पुण्यतिथि है जो आज भी भारत में बसती है। लेकिन एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्रवाद और स्वामी विवेकानंद जी का हिंदुत्व ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या अलग हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्रवाद, उनका राष्ट्र भारत और हिंदुत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने भारत, हिंदुत्व, सनातन धर्म, इन सब में कोई अंतर कभी नहीं किया। उन्होंने कोई अंतर नहीं किया क्योंकि वास्तव में भारत और सनातन हिंदुत्व, भारतीय संस्कृति, इनमें कोई अंतर है ही नहीं है। उन्होंने बहुत गहन साधना की थी और न केवल आध्यात्मिक साधना की थी बल्कि उन्होंने हमारे जो ग्रंथ हैं, संस्कृत के ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, सबका गहन अध्ययन भी किया था। और इसके बाद उन्हें जो अनुभूति हुई आध्यात्मिक साधना से और ग्रंथों के अध्ययन से, वो दोनों का जो मिश्रण है, जो सम्मिश्रण है, वो सामने आता है हिंदुत्व के रूप में, भारत की राष्ट्रीयता के रूप में, और फिर उनका सिंहनाद जो हमें अमेरिका में सुनाई देता है। अमेरिका में जो उनका जो एक उन्होंने कहना चाहिए था कि गर्जना जो उनकी सुनाई दी थी, वो गर्जना क्या आज के भारत की प्रासंगिकता पर फिर बैठता है? क्योंकि आज तो देखिए ना, सेकुलरिज्म की परिभाषा आ गई और जब हम सेकुलरिज्म की बात करने लगते हैं तो हम राष्ट्रवाद को भी उस परिपाटी पे तोलकर कहीं ना कहीं से अपनी ही अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं। जी, तो जहाँ तक सेकुलरिज्म की बात है और स्वामी विवेकानंद का संदर्भ है, तो यदि सेकुलरिज्म अपने सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर भी बिना किसी पक्षपात के, बिना भेदभाव के चलता रहे तो भी ये हिंदुत्व के करीब रहेगा। लेकिन समस्या तब और बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है जब सेकुलरिज्म को हिंदू विरोधी विचारधारा के रूप में सामने रखा जाता है और उसकी आड़ में इतने सारे प्रयत्न किए जाते हैं ताकि हिंदुत्व किसी न किसी तरीके से
इसे निम्नतर दिखाया जा सके, इसमें हीन भावना भरी जा सके, इस प्रयास के तहत हिंदुत्व पर आक्रमण किए जाते हैं। यदि आप अभी कुछ देखें तो लगभग 3 वर्ष पहले इसी अमेरिका में जहां स्वामी विवेकानंद गए थे, वहीं से एक आवाज़ उठी कि डिसमेंटल हिंदुत्व। तो उसका विरोध हालांकि और उस प्रखर स्वर के साथ नहीं किया जा सका। स्वामी विवेकानंद रहते तो शायद संभवतः ये डिसमेंटल हिंदुत्व नहीं होता और उसे इतनी जबरदस्त ताकत के साथ में कुचला जाता कि जो आयोजक हैं वो दोबारा ऐसा प्रयास नहीं कर पाते। तो ये बल कहाँ से मिलता है, इसका आधार क्या रहा? इसका आधार है, देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जी ने महसूस किया था अपनी साधना के बल पर और अपने अध्ययन के बल पर कि भारत हमेशा से, उन्होंने कहा युवाओं को कि देखो तुम्हारी धमनियों में वही रक्त बह रहा है जिन्होंने विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता का निर्माण किया था। तो जिस दिन तुम अपने इतिहास को जान जाओगे उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि तुम विश्व की सबसे आधुनिक रही, सबसे उच्चतम स्तर को प्राप्त करने वाली सभ्यता के निर्माता हो और तब तुम्हारे द्वारा विश्व गुरु भारत का निर्माण होगा। तो ये स्वप्न देने वाले, विश्व गुरु भारत का स्वप्न देने वाले वही नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद थे और उनके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री वो भी नरेंद्र हैं, तो जब वो सत्ता में आए तब उन्होंने भी विश्व गुरु भारत का स्वप्न दिया। तो वो कैसे कुचला जा सकता था हिंदू विरोधी भावनाओं को या डिसमेंटल हिंदुत्व को और दूसरे अनेक आक्रमणों को जो पिछले वर्ष हुए हैं, कोई इसे बैक्टीरिया वायरस कह रहा है, सब हो रहा है, वो ज्ञान के बल पर जो हिंदुत्व का योगदान है विश्व को, उस योगदान को सामने रखा जाएगा और हमारे योगदान को किस तरह से दोनों हाथ फैलाकर विश्व ने स्वीकार किया है। जब उस बात को गरिमापूर्ण ढंग से रखा जाएगा तब कोई हमें बैक्टीरिया या वायरस या हमें डिसमेंटल करने का दुस्वप्न नहीं देख सकेगा। और इसी बात को उन्होंने सामने रखा। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए यूरोप में क्या हुआ कि एक इनलाइटनमेंट का पीरियड आया। एक तो उन्होंने पूरी दुनिया को कॉलोनी बनाया, हमें भी बनाया, वहाँ पर राज किया, शोषण किया, साथ ही साथ इस पैसे से जो पैसा जनरेट हुआ, जो धन उन्होंने प्राप्त किया, उससे फिर वहाँ पर सामाजिक और वैचारिक क्रांति आई। तो ये सामाजिक और वैचारिक क्रांति ने उन्हें अहंकार पैदा किया कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन जब उनके स्कॉलर्स भारत आए, एक मज़ेदार वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, विवेकानंद जी से पहले का है। तो विलियम जोन्स भारत आए। विलियम जोन्स को पता लगा कि यहाँ संस्कृत में काफ़ी अच्छा लिटरेचर है, तो उन्होंने शकुंतला, कालिदास की शकुंतला का उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना शुरू किया भारत के पंडितों की मदद से। पंडितों को अपॉइंटमेंट किया और पंडितों के घर जाकर वो सीखते थे, संस्कृत अनुवाद किया। और जब उन्होंने देखा कि ये इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है, ये उतने उत्कृष्ट नाटक है, नाट्य था वो, तो ऐसी रचना तो ब्रिटेन में कभी हुई नहीं। तो वो लिखते लिखते भूमिका में क्या लिख गए कि जब भारत में शकुंतला जैसे ग्रंथ का निर्माण हो रहा था तब उस समय ब्रिटन्स, माने हम ब्रिटेन के लोग, हनुमान जी की वानर सेना के समान स्थिति में थे। मतलब हम बंदर थे जब भारत में इतना उत्कृष्ट साहित्य लिखा जा रहा था। और ये पहली बार किसी कालिदास की रचना का पहला अनुवाद हो रहा था 1799 में। तब 1799 में उन्होंने अपने आप को हमारे सामने बंदर जैसा माना और लिख गए, वो आज भी लिखा हुआ है। तो ये स्थिति है। तो हमारा जो फिलॉसफिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है विश्व को आधुनिक बनाने में, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि जो यूरोप आधुनिक हुआ है उसको आधुनिकता का विचार भी भारत से मिला है। कैसे? एक वहाँ स्कॉलर हुए वोल्टेयर ने जब भारत को और दूसरे विश्व के दूसरे देशों की संस्कृतियों को पढ़ा तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं सारा सोर्स, सारा ज्ञान भारत से आ रहा है। तो उन्होंने फिर वो लिख गए। वोल्टेयर ने 1780 के पहले लिखा, 1769 के आसपास लिखा कि वाट एवर वी हैव इन द वेस्ट हैज़ कम फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द गंजेस। गंगा के किनारे से सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है। हमारी मैथमेटिक्स, हमारी जियोमेट्री, हमारी एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ हमें, हमारा लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान, भाषाओं का ज्ञान, सब कुछ हमें गंगा के किनारे से हमें प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश समय के साथ हम इन बातों को भूल गए और फिर हमें याद दिलाया इन बातों को दोबारा स्वामी विवेकानंद ने। उनकी वो जो गर्जना है जब गूंजी है, वो जब गए यूरोप, अमेरिका तो उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में, वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हिंदुत्व वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस पर तो कहा, पर उसके पहले और बाद में बहुत सारे लेक्चर दिए। उन्होंने एक बार अमेरिकन स्कॉलर्स को एड्रेस करते हुए कहा कि व्हाट यू हैव वर्शिप्ड अदर देन द डॉलर्स, कैन यू टेल मी वन नेम हु हैज वर्कड ऑन बिल्डिंग योर सिविलाइजेशन, कि आपकी सभ्यता को बनाने वाला कोई एक नाम, कोई एक कैरेक्टर, कोई एक चरित्र है क्या?
तो कोई उदाहरण उनके सामने नहीं था। तो इतनी साहस से, इतने दम से बोलने वाली आवाज़, क्योंकि उन्होंने उस अथॉरिटी को प्राप्त कर लिया था कि उनके सामने उनके स्कॉलर्स जो अमेरिकन्स थे वो झुक जाते थे। तो वही झुकाने की शक्ति आज हमें दोबारा चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो झुकाने की शक्ति और उस गर्जना के साथ अपनी बात को, अपने भारत की आत्मा को एक बार फिर से दुनिया के सामने बताने की आवश्यकता है। लेकिन इतिहास की बात चली, आपने जिन भी इतिहासकारों का नाम लिया जिन्होंने ये स्वीकार किया कि वो आज जो है या जो उनकी प्रगति हुई उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उन इतिहासकारों को पीछे कर दिया गया। हमारी शिक्षा प्रणाली में ही ऐसा इतिहास जोड़ दिया गया जो भारत के सच को पर्दा डालता रहा। आज भी अगर आप देखें तो जब हम बात करते हैं कि पहली उड़ान किसने भरी, तो आप देखिए कि किस तरह से विदेशी नाम आता है। तलपड़े बंधु की बात कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि वो सत्य, वो इतिहास लोग अब भुला गए हैं। उनके सामने झूठ का इतिहास परोसा गया। जी बिल्कुल, और ये सिस्टमेटिक ढंग से हुआ है। और हमारी आशा थी कि अब जब हमारी सरकार आ चुकी है तो इस पर और गहराई से काम होगा। अभी वो काम सामने दिख नहीं रहा, प्रयास बहुत हो रहे हैं। आने वाले समय में इसके परिणाम दिखेंगे और इसमें सुधार हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। इतिहास को सिस्टमेटिकली तरीके से हमारा नष्ट किया गया और स्वामी विवेकानंद भी इसके प्रति चिंतित थे। इसलिए उन्होंने अपने संबोधन में जो उन्होंने भारत के युवाओं को किया था कि जिस दिन तुम्हें अपने इतिहास का ज्ञान हो जाएगा तब तुम विश्व गुरु स्वयं बन जाओगे, भारत को बना दोगे। तो देखिए, जहाँ तक आपने विमानन शास्त्र की बात की, तलपड़े बंधुओं की बात की, उसके अलावा भी भारत का योगदान है। मैंने तो एक उदाहरण रखा है सामने। तो मैं विमानन शास्त्र के बारे में भी आपको बताऊं कि देखिए, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और राफेल और F-16 की बात हुई, लेकिन क्या हमने, भारत के इतिहासकारों ने विश्व को बताया कि विश्व की पहली जनरेशन के, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो विश्व की पहली जनरेशन के फाइटर जेट डिजाइन करने वालों में से एक भारतीय साइंटिस्ट भी था, जो वो तमिल थे और यहाँ से गए वो लंदन, और वहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा था, वो भी चले गए। और जब उनसे क्वेश्चन है, जब उनका इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने जो जवाब दिया तो विश्व के उच्चतम स्तर से भी उच्चतम था। उन्हें रिकमेंड कर दिया। फिर उनके द्वारा फर्स्ट फाइटर जेट जो एक नहीं हो रहे थे, क्योंकि कुछ अमेरिका में बन रहे थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी बन रहे थे, पर उस फर्स्ट जनरेशन में से जो सबसे पावरफुल था, जिसका फर्स्ट वर्ल्ड वार की बॉम्बिंग में प्रयोग किया गया, उसका डिज़ाइनर इंडियन था। और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वार होती है तब ऐसा हुआ कि अमेरिका जैसे करता है, उस समय भी उसकी कुछ ऐसी प्लानिंग थी, तो वो चीन में फैक्ट्री लगाने जा रहा था हवाई जहाज़ बनाने की, फाइटर हवाई जहाज़ बनाने की। तो भारत में, हम आपके यहाँ महाराष्ट्र से सतारा में एक हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने देखा तो उन्हें इसमें स्कोप नज़र आया। तो उन्होंने मैसूर के महाराज से बात की कि ये अवसर है, हम भी क्यों ना फाइटर जेट बनाएं भारत में। तो उन्होंने कहा, हम तो मोटरसाइकिल नहीं बना रहे हैं, कार नहीं बना रहे हैं, हम फाइटर जेट कैसे बनाएंगे। तो उनकी इतनी दूरदृष्टि थी कि वो चले गए चाइना, और वहाँ जाकर के जो अमेरिका का प्रतिनिधि आया था उससे बात की कि बेटर है कि तुम भारत में प्रोड्यूस करो। तो फिर भारत में ये जो HAL है वो उसकी फाउंडेशन के पीछे महाराष्ट्र का मस्तिष्क है। तो फिर वहाँ जाकर उन्होंने ज़मीन दी, इन्वेस्ट किया वाडियार राजा ने, और फिर पहली फैक्ट्री लगी। अब आपको बताएं, व्यापारिक बुद्धि। तो वहाँ पर जो फाइटर जेट प्रोड्यूस किए गए उसको रॉयल एयरफोर्स ब्रिटेन को सेल कर दिया गया। तो भारत में बनाए गए जहाज़ों से द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वार में फाइट हुई, हमने बनाया और हमने बेचा। आज हम जो कर रहे हैं रशियन टेक्नोलॉजी के साथ, कि हमारी ब्रह्मोस हम बना रहे हैं, है ओरिजिनल, साथ में हमने मिलकर रूस के साथ बनाया हुआ है, डेवलप किया हुआ है, और उसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बना करके। लगभग यही चीज़ 1942 में भारत ने करके दिखा दी, लेकिन बाद में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया नेहरू सरकार ने, और जब से उसका राष्ट्रीयकरण हो गया तब से वो अपनी उस ऊर्जा के साथ काम नहीं कर सकी। वही आज का HAL है। आज HAL में तेजस के निर्माण में कितनी बाधाएं आ रही हैं। बिल्कुल, है ना। अच्छा, क्योंकि आपने नेहरू रिजिम की जब बात कर ही ली है, तो अगर स्वामी विवेकानंद जी की सोच से जोड़ा जाए, बहुत अंतर देखा गया। क्या आपको लगता है कि स्वामी जी ने जो शिकागो में कहा था, वो बातें 70 सालों तक जो सरकार रही वो समझ पाई? देखिए, या फिर बहुत विरोधाभास भी रहा, क्योंकि कई बार कई मुद्दों पर सेकुलरिज्म, जैसे मैंने कहा कि स्यूडो सेकुलरिज्म की झंडा बरदारी करते हुए बातों को काटने का प्रयास भी किया गया।
देखिए, यदि आप नेहरू जी ने भारत का एक इतिहास लिखा हुआ है, किताब है उनकी अंग्रेजी में, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है, उस पर एक टीवी सीरियल भी, भारत एक खोज, टीवी सीरियल भी बड़ा लंबा बना है। लेकिन उस आप किताब को पढ़ें तो पहले ही अध्याय से भारत के प्रति हीन भावना का गुंजन सामने आता है। कैसे आता है कि वो कहते हैं, उनकी किताब शुरू होती है, भारत माता कौन है। वो प्रश्न उठा देते हैं भारत माता के अस्तित्व पर, फिर गांव वाले उन्हें उत्तर देते हैं, यहाँ से शुरू होती है बात। तो विवेकानंद से बिल्कुल 180 डिग्री विपरीत नेहरू जी का विजन था। नेहरू ने भारत को विदेशी नज़रों से देखा और स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारत की नज़र से देखा। ये दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है, इसलिए उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना करी जो विश्व का गुरु होगा। और भारत का इतिहास वो चाहते थे कि अच्छे तरीके से लिखा जाए। और आज उनकी पुण्यतिथि है, तो मैं आपको बताऊं कि उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी। उनकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई है और आज तक अधूरी है। उन्होंने अपने अंतिम दिन यजुर्वेद मंगाया पढ़ने के लिए शाम के संध्या के समय, और एक पाणिनि व्याकरण के एक विद्यार्थी को भी बुलाया। और जैसे ही उसका अनुवाद देखा तो वो उस अनुवाद को देख के, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था, और फिर उन्होंने कुछ संस्कृत ट्रांसलेशन भी देखे, वो उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि हमारी परंपरा कहीं ना कहीं लुप्त हो गई थी। तो उन्हें लगा कि मैंने इतना समय नष्ट कर दिया और ये अनुवाद मुझे शुरू करना चाहिए। तो उन्होंने फिर संकल्प लिया कि आज से ही शुरू करेंगे। तो शाम के समय उन्होंने किताबें मंगाई और उन्होंने सोचा कि अब प्रयास करेंगे, आज ही पहला अध्याय से हम शुरू करेंगे। उसी दिन, वो दिन आज का ही दिन था, 4 जुलाई, उसी दिन शाम के समय वो शुरू कर पाते, उसके पहले ही वो चल बसे, गुजर गए। तो उनकी वो अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई, आज भी अधूरी है। और रामकृष्ण मिशन में भी उनके बाद, उनके गुजर जाने के बाद जितने वर्ष हो गए, वहाँ पर भी वेदों के सही अनुवाद का कोई प्रयास नहीं हुआ। तो जो वो शिखर था जी, उसकी इच्छा अब यदि हम पूरी कर सकें तो भी महान होगा। यही हमारी श्रद्धांजलि भी होगी। सच्ची श्रद्धांजलि। आपने रामकृष्ण परमहंस जी की बात की, रामकृष्ण मिशन की बात की। आपको लगता है कि क्या रामकृष्ण मिशन, जिस मिशन के साथ उसकी नींव रखी गई थी, उस मिशन का राजनीतिकरण हुआ, उसको अपने फायदे के लिए कई लोगों ने इस्तेमाल करने का प्रयास किया, जबकि मिशन कुछ और था और मिशन को डिरेल कर दिया गया। बल्कि दुष्प्रयास हुए, दुष्चक्र रचे गए। स्वामी रामकृष्ण, भगवान रामकृष्ण परमहंस का जो पवित्र जीवन है, उस पर आक्षेप लगाने की कोशिश की गई। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 1995 के आसपास एक किताब लिखी गई। उसमें एक लेखक भारतीय था और एक विदेशी था। उन्होंने उनके चरित्र पर लांछन लगाने वाले दृष्टिकोण से ऐसा लिखा, उनकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस की, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, और ये सिद्ध किया कि ये वास्तव में महापुरुष नहीं थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि स्वामी विवेकानंद क्या कर गए हैं पहले। तो स्वामी विवेकानंद की जब उनको देख रहे थे फ्रेंच स्कॉलर, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले वर्ष फ्रांस गए थे, तो उन्होंने रोमा रोला का नाम लिया था। तो रोमा रोला ने जब रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी और फिर उनको स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने को मिला, तो उन्होंने किसे बुलाया? सिगमंड फ्रॉइड, जो विश्व का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक माना जाता है, और उसने जो है स्त्री पुरुष के संबंधों पर, काम, सेक्स पर ज़्यादा काम किया हुआ है। तो उसे कहा कि जो इन्होंने जिन शब्दों को प्रयोग किया है रामकृष्ण परमहंस, उनके बराबरी का कोई शब्द मुझे अपनी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमारी भाषाओं में इंग्लिश, फ्रेंच, रोमन और ग्रीक में नहीं मिलता है। वो था कि ओशनिक कॉन्शसनेस, समुद्र जैसा विशाल चेतना का समूह। तो ये जो समाधि के वक्त स्थिति आती है, तो जो वो वर्णन करते हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में रोमा रोला को समस्या हो रही थी। तो फिर उनकी एनालिसिस पहले ही सिगमंड फ्रायड ने की, और ये बात हमारे इतिहास में नहीं है। सिगमंड फ्रायड ने भारत के एक महात्मा के जीवन का अध्ययन किया, फिर उस पर पेपर पब्लिश किया। उस पेपर से वो संतुष्ट नहीं हुए। कौन? रोमा रोला। फिर उन्होंने दूसरी बार अध्ययन किया और तभी भी वो संतुष्ट नहीं हुए, पर 2 बार प्रयास करना पड़ा विश्व के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट को हमारे एक महात्मा, एक सन्यासी के जीवन की घटनाओं को समझने के लिए। तो कोई कितने भी दुष्चक्र कर ले, देखिए हमारा अध्यात्म जो है ना, वैज्ञानिक है। कठोपनिषद में एक जगह कहा गया है कि यस्य सार्थिस्त मनस्तु, जिसके मन का सारथी विज्ञान है, और जिसका अपने मन पर नियंत्रण है, प्रग्रहवान नरः, जिसका अपने मन पर नियंत्रण है, वो व्यक्ति
ही ईश्वर को, ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। विज्ञान जिसका सारथी है। और इस बात को स्वामी विवेकानंद जी ने भी बखूबी रखा है। और क्योंकि अगर हम विवेकानंद जी पर बात करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा दिन भी कम पड़ेगा, लेकिन समय की कुछ सीमाएं हैं। चलते चलते सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लोबल इन्फ्लुएंसर वो रहे हैं किनके लिए, और जब हम ग्लोबल इन्फ्लुएंसर के रूप में उनको देखते हैं तो आज के युवा के लिए क्या ऐसी चीज है जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से सीखने की जरूरत है? स्वामी विवेकानंद के जीवन से सीखने की जो सबसे बड़ी बात है कि आत्मविश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी संस्कृति पर विश्वास रखो और अपने भारत पर विश्वास रखो, उसे दोबारा महान बनाओ। इसके अलावा जो विश्व के तमाम वैज्ञानिक थे और जो चिंतक थे, सबको जिनसे वो एक बार मिले उसे उन्होंने रूपांतरित कर दिया, परिवर्तित कर दिया। उनसे मिले तिलक, तो तिलक ने स्वराज की बात की, उनसे मिले श्याम जी कृष्ण वर्मा। देखिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा है जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात की। गुजरात के वो स्कॉलर थे और स्वराज की बात फिर जो है तिलक ने की। गांधी ने स्वराज की बात नहीं की उस समय पर, बल्कि स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आने के बाद जो उनको वैदिक जो विजडम था उन्हें मिला, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने गांधी जी की आलोचना की। गांधी ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके वापस लिया था, वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। उसके खिलाफ मुखर होकर बोले श्याम जी कृष्ण वर्मा। उनकी अस्थियां हमारे प्रधानमंत्री लेकर के आए। तो हर व्यक्ति को उन्होंने प्रभावित किया, उसका सोच और जीवन बदल दिया। और वो कभी जो सिक्के हैं, जो धन है, मुद्रा है, कभी मुद्रा का स्पर्श नहीं किया स्वामी विवेकानंद जी ने। यदि कोई व्यवस्था कर दे, ट्रेन का टिकट खरीद दे, रिजर्वेशन करा दे तो चले जाते थे। पैसे को उन्होंने कभी स्पर्श नहीं किया। यानी अगर सही मायने में सनातन को किसी ने जिया, सनातन को किसी ने समझा, तो वो स्वामी विवेकानंद जी थे। और आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को अगर वाकई हिंदू और हिंदुत्व को, सनातन को जीना है, समझना है, अपने अस्तित्व को समझना है, तो फिर स्वामी विवेकानंद जी को समझना होगा, उन्हें आत्मसात करना होगा। ललित जी, समय इतनी ही अनुमति देता है, लेकिन इस विषय पर तो बहुत लंबी बातें हो सकती हैं। हम आगे भी इस विषय पर हम लंबी बातें करेंगे। बहरहाल आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि जैसा कि अभी ललित जी बार बार कह रहे थे कि आपको अगर अपने आप से मिलना है, आपको अगर भारत की आत्मा को समझना है, तो हमें उस सन्यासी जिनका नाम स्वामी विवेकानंद जी है, उनको अपने चिर आत्मा तक, अपने अंदर तक उन्हें बसाना होगा, उन्हें निभाना होगा, उनके विश्वास को समझना होगा और उन्हें जीना होगा। तभी हम सही मायने में आने वाले वक्त में विश्व गुरु की तस्वीर देख पाएंगे। आज इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।